हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस इज लाइफलेस। अगर आपसे कोई कहे राम इंटेलिजेंट तो यह इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है। वही वो कहे राम इज इंटेलिजेंट तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। बात सिर्फ एक सेंटेंस की नहीं है, वर्ब है ही इतना इंपॉर्टेंट। चाहे 10th 12th का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इवन इन स्पीकिंग विदाउट अ वर्ब हम सेंटेंस का मर्डर कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में। सो नाउ लेट्स मास्टर द वर्ब। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट। वर्ब वो वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को और स्टेट को। एक्शन मीन्स कार्य, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज, चाहे वो एक्टिविटी आंखों से ही क्यों ना हो रहा हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एक्शन। स्टेट मीन्स सिचुएशन, कंडीशन, मेंटल स्टेट, जिसको हम अवस्था भी कहते हैं हिंदी में, जिसको हम हिंदी में अवस्था भी कहते हैं। तो आप समझ गए, एक्शन कार्य, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, स्टेट अवस्था, सिचुएशन, कंडीशन, फीलिंग, मेंटल स्टेट। तो वर्ब क्या है, वह वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को और स्टेट को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। सी राइट्स वेल, यहाँ लिखने का कार्य हो रहा है, एक्शन वर्ब हो रहा है, एक्शन वर्ड है राइट्स। आई टीच इंग्लिश, यहाँ पढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो यह भी एक्शन वर्ब है। ही बिलीव्स यू, बिलीव में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ये क्या है, स्टेट है, यानी कि स्टेट वर्ब्स है। ये एक मेंटल स्टेट है, फीलिंग्स है। ही बिलीव्स यू, तो आप समझ गए कि ये राइट्स एक्शन वर्ब है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। टीच फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, पढ़ाने का काम। ही बिलीव्स, यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिर भी ये एक वर्ब है क्योंकि ये स्टेट है, मेंटल स्टेट है, कंडीशन है, फीलिंग है, तो इसे भी हम स्टेट वर्ब कहेंगे। एंड ऑल्सो अ वर्ब टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। फॉर एग्जाम्पल, हरी लाव्स, अ पर्सन हरी लाव्स, हंसता है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, क्लॉक थिंग्स स्ट्राइक्स, so laugh, strike, these are telling what a person or a thing does. What is done to a person or thing. इस वर्ब का, इस तरह के वर्ब का यूज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में करते हैं। तो रमेश इज स्कोल्डेड, रमेश पर्सन और उसके साथ क्या किया जा रहा है, स्कोल्डेड, उसे डांटा जा रहा है। द विंडो इज ब्रोकन, विंडो एक थिंग है और उसके साथ क्या हो, वो ब्रोकन है। विंडो के साथ क्या किया गया, इसे तोड़ा गया, तो यहाँ ब्रोकन तोड़ने का काम किया गया है और यहाँ स्कोल्ड का काम किया गया है। नाउ नेक्स्ट वर्ब क्या बताता है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई भी पर्सन और थिंग क्या है उसके बारे में भी वर्ब बताता है। जैसे द कैट इज डेड, कैट क्या है, डेड है। ही इज सैड, ही क्या है, वह क्या है, सैड है। तो a verb tells us what a person or thing does, what is done to a person or thing, and also what a person or thing is. तो इसको हम verb को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। We can understand verb like this also. This is the easy way to understand. Verb, action verb, state verb. एक्शन वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। अगर कोई भी बोलते डायनेमिक वर्ब एग्जाम में आ जाए, टू आइडेंटिफाई द डायनेमिक वर्ब, डोंट गेट कंफ्यूज कि अब ये डायनेमिक वर्ब क्या आ गया। तो एक्शन वर्ब को ही डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। ये एक फिजिकल एक्टिविटीज होती है, प्रोसेस होता है। और स्टेट वर्ब को क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। एक्शन वर्ब को हम यूज कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म में भी, लेकिन स्टेट वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ही रीड्स न्यूज़पेपर, पढ़ने का कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है। सी कुक्स फूड,
खाना पकाने का कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है। स्टेट वर्ब में सी हैज ब्यूटीफुल ड्रेस, रीना सीम्स हैप्पी, हैज सीम्स, आई लाइक लीची, लाइक, दीज आर द स्टेट वर्ब। और हम इन सब में आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं दैट ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, बट हम ये नहीं कह सकते हैं सी इज हैविंग ब्यूटीफुल ड्रेस, ये गलत होगा। सी हैज ब्यूटीफुल ड्रेस करेक्ट है, बट सी इज हैविंग ब्यूटीफुल ड्रेस ये रॉन्ग है। सो नाउ लेट्स सी, हम ये लिख सकते हैं सी is cooking food, but to say I am liking lychee, this is incorrect sentence to say I am liking lychee, because like जो है वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो एक फीलिंग है, that is a state verb, so we will not use like in ing form, but these are reads, cooks, these are physical activities, so we can use this action verb in ing form, but state verb को हम ing form में यूज नहीं कर सकते, because this is the अवस्था, सिचुएशन, कंडीशन, फीलिंग, मेंटल स्टेट, तो ये सबको आप ing फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। Now let's understand the types of verb. So the first verb is main verb, and it is also called lexical verb, and second is auxiliary verb, and it is also called helping verb. Main verb has complete meaning by itself. मेन वर्ब की अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा गो, जाओ, कंप्लीट मीनिंग है इस एक वर्ड में। कम, आओ, उसमें एक कंप्लीट मीनिंग है। तो दिस गो, कम, दीज आर द मेन वर्ब बिकॉज इट हैज कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल सी राइट्स लेटर, राइट्स लिखना अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। दे प्ले क्रिकेट, खेलना, प्ले अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है। बट इन ऑक्सिलरी वर्ब, इन हेल्पिंग वर्ब, इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग। अ वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है टू फॉर्म, किस लिए हेल्प करता है? टू फॉर्म टेंस, वॉइस, मूड, इन सब में जो मेन वर्ब के हेल्प करता है, तो इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करता है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज मॉडल। प्राइमरी में आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, दैट व्हाट आर द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आपको पता होना चाहिए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। एंड नेक्स्ट इज मॉडल। मॉडल भी जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। दे कुक डिलीशियस फूड। कुक वर्ब मेन वर्ब है क्योंकि इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, पकाना। लेकिन अगर यही हम ऑक्सिलरी वर्ब को सिर्फ इज लिख दें तो क्या सिर्फ इज का कोई अपना मीनिंग है? सिर्फ हम हैज लिख दें, सिर्फ हम विल लिख दें, क्या इनकी अपनी कोई मीनिंग है? नहीं। तो इसके लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना होता है मेन वर्ब के साथ, या इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जोड़कर इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कि ही इज सिंगिंग, तो इसके साथ हमें ये सिंगिंग मेन वर्ब को यूज करना पड़ा और सब्जेक्ट को यूज करना पड़ा टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ दिस इज। यानी कि इज की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है। दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब,
यूज होता है सिर्फ हेल्प करने के लिए मेन वर्ब को. जस्ट बिकॉज मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दीज मॉडल्स अगेन ऑन बोर्ड so that you can see it clearly and understand better. Let's see it again. May, might is used for possibility. Can, could is used for ability or permission. Must is used for compulsion. Should is used for advice. Will, would is used for future and habit. Ought to is used for moral duties. Shall is used for promise and determination. But these used to, need, dare, they are called semi-modals because modals never take s, es, ed, ing with them. But these semi-modals used to, need, dare, they sometimes they take s or ed with them. That's why they are called semi-modals. Now let's see next verbs. नेक्स्ट वर्ब है ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs. Transitive verb that needs an object to complete its meaning. Transitive verb वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. एंड intransitive verb वो है that does not need an object. इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, बट ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. लेट्स सी द एग्जांपल. सी रोट अ लेटर. अगर हम कहते हैं सी रोट तो क्या क्या लिखा हमने? अ लेटर, ऑब्जेक्ट. तो रोट यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. ही किल्ड अ स्नेक. अगर हमने सिर्फ इतना ही कहा ही किल्ड तो क्वेश्चन आएगा उसने किसे मारा? तो अ स्नेक, स्नेक क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है जिसको कि उसने मारा. तो ये किल्ड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. आई कॉल्ड हिम. अगर मैं इतना ही बोलूं आई कॉल्ड, मैंने बुलाया किसे? तो हिम ऑब्जेक्ट है जिसे बुलाया. कॉल्ड यहाँ पर क्या है? फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है. और इनट्रांजिटिव वर्ब में द बेबी स्लेप्ट, बेबी सो गया, तो उसके लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. तो ये स्लेप्ट क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है. ही लाफ्ड लाउडली, वह जोर से हंसा. तो यहाँ पर भी उसे कोई भी ऑब्जेक्ट की, लाफ को कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. अगर हम इतना भी कह दें ही लाफ्ड, वह हंसा, तो भी सेंटेंस कंप्लीट है. तो ये क्या है? लाफ्ड इनट्रांजिटिव वर्ब है. आई अराइव्ड ऑन टाइम, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. आई अराइव्ड ऑन टाइम, मैं टाइम पर पहुंच गई. तो अराइव्ड क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसे कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपसे कहा जाएगा टू आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स. कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं वो. लेट्स सी दोज वर्ड्स. जैसे कि ही रन्स फास्ट. रन्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वह दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है. तो यहाँ पे तेज अगर हम फास्ट नहीं भी लगाएंगे तब भी ये कंप्लीट सेंटेंस है. ही रन्स, वह दौड़ता है. तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. ये हो गया आपका इनट्रांजिटिव. वहीं पर रन को हम ऐसे देख लीजिए. ही रन्स अ बिजनेस, वह एक बिजनेस चलाता है. तो यहाँ पर रन क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ बिजनेस ऑब्जेक्ट आ गया है. वह क्या चलाता है? बिजनेस चलाता है. द डोर ओपन सडनली, दरवाजा अचानक से खुल गया. तो ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव, क्योंकि इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. दरवाजा अचानक से खुल गया. सी ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला. तो यहाँ पर ओपन क्या है? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके साथ द डोर आ गया एज अ ऑब्जेक्ट. सी ओपन द डोर. चिल्ड्रन ग्रो फास्ट, बच्चे जल्दी से बढ़ते हैं. यहाँ पे ये ग्रो क्या हो गया? इनट्रांजिटिव, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे ग्रो के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पे क्रॉप क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ इस ग्रो का क्या हो गया? ये ग्रो हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है. इसी तरह क्लोज, ब्रेक, स्टार्ट, स्टॉप, चेंज, मूव, फ्रीज, ये सब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी है. तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज होते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ब.
सो द नेक्स्ट वर्ब इज लिंकिंग वर्ब्स, जिसे स्टेट वर्ब भी कहते हैं। जैसा कि हमने इसे पहले भी एक्शन वर्ब के साथ पढ़ा है, लिंकिंग वर्ब्स और स्टेट वर्ब जो होते हैं वो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, दैट लिंक द सब्जेक्ट टू इट्स डिस्क्रिप्शन नॉट एन एक्शन। ये कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होता है, ये सब्जेक्ट को लिंक करता है इसके डिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे कि बी, सीम, अपेयर, बिकम, लुक, फील, टेस्ट, स्मेल, नो, दीज आर द लिंकिंग वर्ब्स। लेट्स सी इन एग्जाम्पल। सी लुक्स टायर्ड। अब आप बोलोगे कि लुक जो है वो एक्शन वर्ब भी होता है, तो यस, लुक इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ब, बट द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन मीनिंग और इट्स यूसेज इन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को बोल दिया आई वॉज लुकिंग फॉर यू, तो मेरी जो आंखें हैं वो आपको ढूंढने का कार्य कर रही थी, तो इसीलिए यहाँ लुक इज एन एक्शन वर्ब। बट इफ आई एम सेइंग यू लुक प्रिटी, यू लुक ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो हियर लुक इज अ लिंकिंग वर्ब बिकॉज यहाँ कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, इट इज जस्ट एन अपीयरेंस। सो सी लुक्स टायर्ड, यहाँ कोई भी एक्शन नहीं है, सो हियर लुक इज वर्किंग एज लिंकिंग वर्ब। द मिल्क स्मेल्स बैड, यहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, सो स्मेल इज अ लिंकिंग वर्ब। ही बिकेम अ टीचर, यहाँ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया जा रहा है, सो बिकेम इज अ लिंकिंग वर्ब। यू सीम सैड, तुम सैड प्रतीत होते हो, यहाँ भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सो सीम इज ऑल्सो स्टेट वर्ब और लिंकिंग वर्ब। आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ, तो यहाँ भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज या एक्शन नहीं हो रहा है, सो द नो वर्ब इज ऑल्सो अ लिंकिंग verbs. Now let's see some exam trap, जिसमें कि हम फंस जाते हैं और अपने मार्क्स खो देते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है he is looking sad, तो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस बिकॉज लुक इज अ लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे लुक एज एक्शन वर्ब नहीं यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सो we will not say that he is looking sad, this is incorrect. The correct sentence is he looks sad. जैसे कि I am knowing you, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। एग्जाम में आ जाता है ऐसे लिख के और फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेक्शन, ऐसे आता है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेक्शन। तो इनकरेक्ट सेक्शन है आई एम नोइंग यू, यहाँ पे नो में आईएनजी नहीं यूज होगा बिकॉज दिस इज नॉट एक्शन वर्ब। द करेक्ट सेंटेंस इज आई नो यू। सी इज नोइंग द आंसर, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। द करेक्ट सेंटेंस इज सी नोज द आंसर। सो इस तरह एग्जामिनर्स हमें फंसा सकता है अगर हम ये लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं या वर्ब्स क्या होते हैं अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ब। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंसेस। ये जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है, बट नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है दैट डज नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट और टेंस। ये नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फाइनाइट वर्ब में आई राइट वेल, आई अगर सब्जेक्ट है इसके साथ राइट आया, लेकिन अगर हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया और ही लिख दिया तो ही के साथ यही राइट वर्ब जो है वो चेंज हो गया राइट्स में, और अगर हमने टेंस चेंज कर दिया तो यही राइट वर्ब बन जाएगा रोट। तो यू सी राइट इज अ फाइनाइट वर्ब क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है। एंड इन नॉन फाइनाइट वर्ब दिस इज ऑफ टू टाइप्स। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट
इन्फिनिट और दूसरा जीरंड। इन्फिनिट जो होता है वो 2 प्लस वर्ब को मिलकर बनता है और जो जीरंड होता है वो वर्ब में ing लगाकर बनता है। लेट्स सी एन एग्जांपल, आई वांट टू रीड न्यूज़पेपर। यहाँ पे वांट क्या है, फाइनाइट वर्ब है, बट टू रीड इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि अगर हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया तब भी टू रीड नहीं बदलेगा, बट वांट बदल रहा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट हो जा रहा है वांट्स। दिस इज अ फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये वांट्स में बदल गया, लेकिन टू रीड में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट भी। तो टू रीड इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। नाउ इन जीरंड, आई लाइक रीडिंग, वर्ब में ing लगाकर जीरंड बनता है और ये सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। आई लाइक, अगर हमने सब्जेक्ट आई लिया है तब भी रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हमने सब्जेक्ट चेंज करके ही भी कर दिया तब भी रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो रीडिंग इज अ जीरंड और नॉन फाइनाइट verb. I hope you all understood this finite verb and non-finite verb. Now let's see the regular verb and irregular verb. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs के जो forms होते हैं second and third form, उसके last में ed लगता है, और जो irregular verbs के form होते हैं second and third, वो completely change होके बनते हैं। जैसे कि work, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वर्कड एंड थर्ड भी हो जाएगा वर्कड। तो जिस भी वर्ब के लास्ट में सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है वो हो जाते हैं रेगुलर वर्ब्स। और यहीं पर अगर हम लेते हैं गो, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। तो आप देख रहे हैं कि इस इरेगुलर वर्ब के जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट आप ले लीजिए प्ले, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, थर्ड हो जाएगा प्लेड, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में क्या लग गया, ईडी। तो ये हो गया आपका रेगुलर वर्ब। यहीं पर आप ले लीजिए इरेगुलर वर्ब में बाय, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा बॉट एंड थर्ड में बॉट। यहाँ पे ईडी नहीं लगा है, यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म को क्रिएट करने के लिए ईडी का यूज नहीं हुआ है, बल्कि इसका कंप्लीटली चेंज फॉर्म आया है। जैसे कि आप ले लीजिए हैंग, हैंग मतलब फांसी, फांसी देना, फांसी देना। यहाँ पे हो जाएगा हैंग्ड और हैंग्ड। सेकेंड फॉर्म भी हैंग्ड, ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग के हैंग्ड हो गया। यहीं पर हैंग जिसका मतलब टांगना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म होगा हंग एंड द थर्ड फॉर्म इज हंग। सो यू सी हैंग जिसका मतलब फांसी देना होता है, दैट इज अ रेगुलर वर्ब, क्योंकि इनके सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है। एंड हैंग जिसका मतलब टांगना होता है, दैट इज अ इरेगुलर वर्ब, क्योंकि इनका सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द वर्ब एंड इट्स types. So I have attached a PDF of 50 exam related question that is about verb. Go and download it from description and practice it. See you in next class. Till then, take care and enjoy your study.